बाथरूम के बाहर खड़ा दानियाल पानी की आवाज़ सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक उसने एक सांप का छोटा सा बच्चा अंदर फेंका। शावर के नीचे खड़ी शहर की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी और वो घबराकर बाहर निकल आई। सामने दानियाल को देख वो जैसे जड़ हो गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हवेली का सरदार यहाँ तक आ जाएगा। वो जल्दी से तौलिया लपेट कर पीछे हटने लगी और गुस्से में बोली, लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर ऐसी हरकत करते आपको शर्म आनी चाहिए। दानियाल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बीबी से कैसी शर्म, वैसे भी तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़कियों को समझाने का यही तरीका होता है। इतना कहकर उसने उसे अपने करीब खींचने की कोशिश की कि तभी उसका टॉवल तेजी से बजते अलार्म पर शहर की आंख एक झटके से खुली थी। वो एकदम बौखलाकर उठ बैठी। दिमाग सुन्न सा हो रहा था। नींद से जागने के कारण कुछ पल तक तो उसे सब कुछ खाली खाली सा नजर आया। आंखें मसलते हुए उसने कुछ गहरी सांसें लीं तो नज़र बेख्तियार दीवार पर लगी घड़ी पर जा ठहरी। 11 बज रहे थे। ओ मेरे खुदा, देर हो गई। वो तेजी से बिखरे बालों को समेट कर पीछे करती उठकर खड़ी हुई। पूरा कमरा खाली था। उसने साथ वाले बेड पर निगाह डाली। उसकी रूममेट नरमीन अपनी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी का ख्याल आते ही एक तल्ख सी मुस्कान शहर के लबों पर आ टिकी। उसने एक चोर नज़र सामने अलमारी में डाली जहां उसका इकलौता काले रंग का बैग रखा हुआ था। उस बैग के अंदर कुछ किताबें थीं, वो किताबें जो उसने भागते वक्त अपनी कीमती अमानत के तौर पर उठाई थीं। उन किताबों को चाह कर भी फेंकने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद फ़िलहाल उन किताबों का इस्तेमाल करना शहर के नसीब में नहीं था। एक गहरी सांस लेकर सिर झटकती वो अलमारी तक चली आई। अलमारी में उसने रात को ही अपने कपड़े इस्त्री करके लटका दिए थे। घड़ी की सुइयां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थीं। तेजी से कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम की ओर बढ़ी। आज उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। पिछले कई हफ्तों से वो नौकरी के लिए लगातार भटक रही थी, लेकिन सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई और उसकी भी डिग्री हाथ में न होने की वजह से उसे कोई स्कूल वाला भी अपने पास टीचर रखने को तैयार नहीं था। उसने कई जगह सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन के तौर पर भी एप्लीकेशंस दी थी, मगर जब किस्मत ही बुरी हो तो कहीं से भी अच्छा जवाब नहीं आता। भूख से शहर के पेट में बल पड़ रहे थे। उसे याद था उसने कल दोपहर को एक चाय के कप के साथ कुछ बिस्किट खाए थे। बैग में रखी हुई रकम तेजी से ख़त्म हो रही थी। जब तक उसे नौकरी न मिल जाती उसके पास तो हॉस्टल के अगले महीने का किराया देने के पैसे भी नहीं थे। ये नौकरी उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। नरमीन की बताई हुई इस नौकरी के लिए आज उसका इंटरव्यू था। तेजी से वॉशरूम में जाते हुए उसने दिल ही दिल में वादा किया कि आज जो भी हो जाए यह नौकरी मुझे हासिल करनी है। शावर का टैप खोलते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेर कर उन्हें उलझनों से आज़ाद किया था। वो मगन अंदाज में नहा रही थी। गीले पानी की फुहार जिस्म पर पड़ी तो शहर के दिल के जख्म जैसे फिर से ताज़ा हो उठे। बेख्तियार उसकी निगाह सामने लगे शीशे पर पड़ी। वहाँ उसका अक्स नजर आ रहा था। सुतवा नाक, सुर्ख लब और हरी कांच जैसी आंखें, खूबसूरत और जादू भरी आंखें जिन्हें देखकर हर कोई एक पल के लिए हैरान रह जाता था। उसके लंबे बाल पीठ तक आते थे। उसे याद था जीनत आपा उसके बालों की कितनी केयर किया करती थीं। जीनत आपा का ख्याल आते ही उसका हलक तक कड़वा हो गया। जीनत आपा से जुड़ी हर याद उसके लिए एक डरावना ख्वाब थी जिसे वो याद भी नहीं करना चाहती थी। खौफ की एक लहर उसके वजूद में जागी थी। चंद खास आवाज़ें उसके कानों में गूंजी तो बेख्तियार उसने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, मैं वहाँ से निकल आई हूँ। अब मैं वहाँ नहीं रहती। मुझे वो सब भूलना होगा। दिल ही दिल में खुद को यकीन दिलाती वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पा रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो खौफ से अपनी जगह पर जम कर रह गई। बाथरूम का फर्श सफ़ेद टाइल्स का बना हुआ था जिस पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। उसी पानी में शहर के पैरों के बिल्कुल पास एक काले रंग का छोटा सा सांप रेंग रहा था। शहर की रंगत सफ़ेद पड़ गई और अगले ही पल उसके लबों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो उछल कर दीवार से जा लगी। एक पल को उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसे तो लगता था कि उसने अपनी 18 साल की ज़िंदगी में जो कुछ देखा है, जो तकलीफ़ और डर देखा है, उसके आगे अब उसे कोई चीज़ डरा नहीं सकती। लेकिन उसका ये ख्याल गलत था। फर्श पर रेंगता वो 10-11 सेंटीमीटर लंबा सांप का बच्चा उसे अपनी मौत जैसा लग रहा था।
वो बुरी तरह होश गंवा बैठी थी। फरार की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। और फिर अंधाधुंध हैंगर पर लटका हुआ टॉवल खींचते हुए उसने अपने आसपास लपेटा। बाहर कमरे में कोई नहीं होगा, उसे यकीन था। इसीलिए कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो एक ही झटके में बाथरूम से बाहर निकल आई थी। लेकिन अगले ही पल किसी मजबूत लोहे जैसे वजूद से टकराते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। कोई उसके बाथरूम के बाहर खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के सामने। और उसके बाहर निकलते ही घबराए हुए भीगे वजूद को उसने फौरन अपने दोनों बाजुओं में कैद कर लिया था। शहर के लबों से एक और चीख निकली। उसने घबराकर सिर उठाया और एक बार फिर पत्थर बनकर रह गई। उसकी आंखें बेयकीनी से फैलीं, होंठ जरा से खुले और उसमें से बेआवाज उसका नाम निकला, दानियाल। हाँ मेरी जान, सरदार दानियाल खान, मैं ही हूँ। मेरा नाम लेने से घबराओ मत। अपनी स्याह आंखें उस पर जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने हमेशा की तरह अपनी आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड कर रखा था। काली शॉल को मफरल के से अंदाज में कंधों पर डाले वो हमेशा की तरह उतना ही खूबसूरत और बेहद रौबदार नजर आ रहा था कि एक नज़र में दुनिया जीत सकता था। और इस वक्त भी उसके खूबसूरत चेहरे पर जीत का एक गहरा एहसास छाया हुआ था। हाथ से निकलते हुए शिकार को घेर लेने पर जो खुशी शिकारी को होती है, वही खुशी दानियाल खान के चेहरे पर नजर आ रही थी। शहर का वजूद एकदम साकित हुआ पड़ा था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो किस हाल में है। उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ी शहर ने खुद पर एक नज़र डाली तो उसका दिल चाहा कि शर्म से ज़मीन में गड़ जाए। टॉवल ने उसका आधा वजूद ही ढांप रखा था। गीले बाल कंधों, गर्दन और कमर से चिपके हुए थे। उसके वजूद में हल्का सा कंपन था। दानियाल खान मुस्कुराया। तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो फिर ये फालतू कोशिशें क्यों की तुमने? उसके मुस्कुराते लब एकदम से भिज गए थे। आंखों में एक गुस्से भरी भावना उतर आई थी। शहर ने अपने कांपते हाथों से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर दानियाल खान ने अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर ली थी। शहर ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। वो हार चुकी थी। एक बार फिर वो उसके शिकंजे में थी। उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो इस जालिम इंसान के कब्जे में दोबारा नहीं जाएगी। शहर ने घबराकर सिर उठाया और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से दानियाल खान को एक जोरदार धक्का दिया था। वो 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हुआ। अपना टॉवल मजबूती से जकड़ती हुई वो पीछे दीवार से लग गई थी। आंखों में डर उमड़ आया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने बेबसी की आखिरी हद पर पहुंचते हुए कहा था। ठंडे पड़ते वजूद के साथ उसकी टांगें भी कांप रही थीं। दानियाल खान पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम जानती हो कि तुम मेरी कौन हो? मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। मेरे नाम से तुम्हारी पहचान है। इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा। वो धीरे से 2 कदम चलते हुए बिल्कुल शहर के सामने आकर खड़ा हुआ। शहर ने टॉवल पर हाथों की पकड़ मजबूत की और सिर उठाकर उसे देखा। उसके होंठ भिजे हुए थे, चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहों में तपिश थी और ये तपिश शहर को अपने वजूद पर फैलती महसूस हो रही थी। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था और तेजी से आगे बढ़कर उसने शहर के उखड़े कंधे पर हाथ रखा। वो कांप उठी। हाथ मत लगाओ मुझे, उसने मुश्किल से आंसुओं को रोकते हुए कहा था, मगर दानियाल खान ने उसके फरार होने के सारे रास्ते एकदम से बंद कर दिए थे। शहर को अपनी धड़कनें गुम होती महसूस हुईं। दानियाल खान की आंखों से छलकते जज्बात उसे अपने वजूद पर उतरते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी भारी सांसें वो अपनी गर्दन और कंधों पर महसूस कर रही थी। वो उसके हाथों में जकड़े टॉवल को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कर रहा था। शहर को अब अपनी सांसें बंद होती महसूस हुईं। वो जानती थी अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सरदार दानियाल खान था, जिसकी गिरफ्त से एक बार तो वो बच निकली थी, लेकिन अब दूसरी बार वो जानती थी कि अब नहीं। उसकी लोहे जैसी पकड़ से शहर को सिर्फ और सिर्फ उसकी रूह बाहर निकल सकती थी, उसका जिंदा वजूद नहीं। सख्ती से दोनों आंखें मींच कर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे इस हॉस्टल में आए आज 20 दिन हो चुके थे, लेकिन इस हॉस्टल से पहले वो कहाँ थी? जब शहर अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालती तो वो कांप जाती थी। वो दानियाल को हमेशा से नहीं जानती थी। उसके जानने वालों की लिस्ट में वैसे भी कुछ ही गिने चुने ही नाम होते थे। कॉलेज के कुछ दोस्त जिनसे सिर्फ रस्मी सलाम दुआ होती थी,
उसके हुस्न को देखकर कॉलेज के कई लड़कों ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसकी तरफ झुकने की कोशिश की थी। कई एक ने तो चुपके चुपके तोहफे भी दिए थे, मगर शहर एक पत्थर जैसे चेहरे के साथ हर चीज लौटा देती। उसने ये तोहफे रखकर करना भी क्या था? वो जानती थी उसकी जिंदगी एक काला दाग है, और जिसने भी उसके चमकते हुस्न और वजूद के पीछे छिपा हुआ काला दाग देख लिया तो लोग खुद ब खुद उससे दूर भाग जाएंगे। कॉलेज का आखिरी दिन ख़त्म हुआ तो वो खामोशी से अपना बैग कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, बालों को ढीली सी पौनी में बांधे, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा कर रहे थे, वो खामोशी से आंखों में आई नमी को छुपाते हुए गाड़ी में आ बैठी थी। कहाँ जाना है बीबी जी? ड्राइवर ने पूछा। शहर के होठों पर एक तल्ख मुस्कान आई। घर चलो। उसने ये लफ्ज़ घर जिस तकलीफ से अदा किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। न जाने कितनी देर गुजर गई थी। शहर ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद करके सिर सीट की बैक से टिका दिया। उसकी ज़िंदगी में जो एक रोशन दरवाज़ा था, आज वो भी बंद हो गया था, क्योंकि उसे पता था जीनत आपा ने उसे कड़े शब्दों में कह रखा था, बस 12वीं तक पढ़ना है तुमने, 18 साल की उम्र हो जाएगी। यही तो सुनहरी दौर होता है औरत की ज़िंदगी का, इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। जीनत आपा की आवाज़ शहर के जहन में उभरी तो उसने बेचैनी से अपनी आंखें खोल लीं। वही जीनत आपा जिनकी एक्सरे करती निगाहों से वो हमेशा डरी रहती थी, लेकिन अब वो बचकर कहाँ जाती। रोज़ 5 घंटे जब वो कॉलेज में गुजारती थी तो वही उसे जिंदा रहने की ताकत देते थे, लेकिन आज से वो भी सब खत्म हो जाएगा। शहर की आंखों से 2 आंसू टूटकर बाहर निकले जो उसके सफ़ेद दुपट्टे में खो गए। घर आ गया बीबी जी? ड्राइवर की बात पर वो धीमे कदमों से नीचे उतर आई थी। ये घर शहर के एक बहुत पौश इलाके में था, एक बड़ा सा शानदार घर जिसके गैराज में 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। हर सहूलत, हर ऐशो आराम इस घर में मौजूद था। शहर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। उसके कदमों में थकावट साफ झलक रही थी। आ गई मेरी बेटी। इस पढ़ाई ने तो बिल्कुल ही रंगत झुलसा कर रख दी है। ऐसा हसीन चेहरा था, देखो हर वक्त कैसे बुझा बुझा सा रहता है। जीनत आपा ने अपने हीरे की अंगूठी उंगली में घुमाते हुए शहर का जायजा लिया। वो होंठ भींच कर रह गई। शुक्र है ये पढ़ाई का बोझ ख़त्म हुआ। मैं तो तुम्हारे समूहे कॉलेज से तंग आ गई थी, लेकिन आज तुम्हारी शर्त भी ख़त्म हो गई। तुमने कहा था ना, बस 12वीं तक पढ़ने की इजाज़त दे दो, उसके बाद जो मैं चाहूँगी तुम वही करोगी। जीनत आपा की प्यार भरी आवाज़ के आखिर में सख्ती उतर आई। शहर ने सिर उठाकर देखा। 55 साल की उस औरत के चेहरे पर लालच, धमकी क्या कुछ नहीं था। शहर ने बेबसी से सिर झुका लिया। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर वो नहीं पाल सकती थी। वो जानती थी अब उसकी ज़िंदगी में वही होगा जो जीनत आपा चाहेंगी। धीरे से सिर हिलाते हुए वो बैग कंधे पर डालकर अपने कमरे तक चली आई। बराबर वाले कमरे से रेशम अभी सोकर जागी थी। फ़ोन पर किसी से बात करते हुए वो हंस हंस कर आज रात का वक्त दे रही थी और शहर सुलग उठी। इस घर को घर कहना तौहीन था, और वो घर था भी कहाँ। वो तो व्यापार की जगह थी जहाँ नाजुक वजूदों का सौदा किया जाता था, जहाँ इज्जत के सौदे होते थे, मगर रात की तारीकी में। शहर की बदकिस्मती ये थी कि उसका संबंध भी इसी डरावनी जगह से था। कमरे में जाते ही उसकी निगाह अनमोल बेगम पर पड़ी। वो किचन से बाहर निकल रही थी। डाई किए हुए बाल, महंगी साड़ी, एक नफरत भरी लहर शहर के पूरे वजूद में जागी। सिर्फ यही ऐशो आराम, यही लालच जिसने आपके साथ साथ मुझे भी डुबो दिया। उसे अपनी माँ से बेहद नफरत थी। तेजी से कमरे के अंदर जाते हुए उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया था। उसे पता था अनमोल बेगम अब उसके पीछे पीछे कमरे में जरूर आएंगी, और ऐसा ही हुआ था। वो थोड़ी देर में ही उसके सिर पर खड़ी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? उनकी भीगी आवाज़ पर शहर ने तल्खी से सिर उठाया। ऐसा मत कहिए कि आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपकी बहन है ना जीनत आपा, जानी मानी कारोबारी औरत। उसी के कहने पर आपने अपना बसा बसाया घर छोड़ा था ना, और इस गंदगी में आकर फिर से बैठ गई थी। अब आपकी वजह से ये गंदगी मेरे वजूद पर भी लगने वाली है, और मैं चाह कर भी खुद को बचा नहीं पा रही। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अनमोल बेगम ने बेबसी से उसे देखा। वो सब मेरी मजबूरी थी शहर।
माँ की मशीन जैसी आवाज़ पर शहर ने आंसू भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा। कैसी मजबूरी! एक इज्जतदार शख्स का घर छोड़कर आने के लिए आपको किस चीज़ ने मजबूर किया था? दोबारा से उसी नाच गाने और गंदगी भरे माहौल में आने के लिए आपका दिल कैसे मान गया अम्मी? वो एकदम उन पर चीख पड़ी थी। अनमोल बेगम ने अपने उस परी से चेहरे वाली बेटी को देखा और बेबसी से सिर झुका लिया। अपने सुकून की खातिर कितना अरसा हुआ उन्होंने शहर की इज्जत को खुद पर लगा दिया था। काश आज से 18 साल पहले वो यहाँ आने का फैसला न करती तो कम से कम शहर एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही होती, अपने ख़ानदान में, अपने लोगों के बीच। लेकिन अनमोल बेगम के एक फ़ैसले ने शहर की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, अनमोल बेगम को इसका जरा भी पछतावा नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार अंदर दाखिल होने वाली जीनत आपा थीं। शहर ने सिर उठाकर देखा। बस भी कर दो तुम दोनों माँ बेटी। जब भी आमने सामने होती हो तो बस एक दूसरे से लड़ने लग जाती हो। शहर, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो कर लो। शाम में मेरे बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं। उनके सामने जाने के लिए तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना है। पढ़ाई के चौंचले ख़त्म, अब काम पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि हमारा ये क्लाइंट नाराज़ होकर जाए, इसलिए अच्छा सा तैयार होना और उनके सामने कोई बेवकूफ़ी मत करना। जीनत आपा ने सख्ती से अंदर आते हुए कहा था। शहर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक बेबस नज़र अपनी माँ पर डाली, जो अपने डाई किए हुए बालों में उंगलियां चलाते हुए अब पलट कर कमरे से बाहर की ओर जा रही थीं। उन्हें कोई अफसोस नहीं था, न कोई गम। उन्हें इस काम में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी और ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो हो रहा था। जीनत आपा अलमारी से कपड़े निकाल कर सेलेक्ट कर रही थी और शहर पत्थर की मूरत बनी वहीं बैठी रह गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये जोड़ा बेहतरीन है, काले रंग में तुम वैसे भी कमाल लगती हो। चलो कुछ देर सो जाओ। प्यार से उसे पुचकारते हुए वो जोड़ा बेड पर रखकर कमरे से निकल गई थी और शहर वहीं साकित बैठी रह गई। आने वाले लम्हों का ख्याल ही जानलेवा था। वो यूं ही पत्थर की तरह जमी बैठी रही और वक्त गुजरता चला गया। खामोशी से कई घंटे बीत गए और जीनत आपा एक दफ़ा फिर अंदर कमरे में दाखिल हुई। अरे लो, तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? तुम्हें कहा था ना वो लोग शाम 7 बजे तक आ जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं रेशम को भेज रही हूँ, उसे इन कामों का तजुर्बा है, तुम्हें अच्छे से रेडी कर देगी। लेकिन याद रखना, मेरे मेहमानों के सामने अपना मुंह ठीक रखना। जीनत आपा ने सख्ती से कहा और पलट कर बाहर निकल गईं। कुछ ही देर बाद रेशम कमरे में दाखिल हुई। चलो आओ जल्दी से कपड़े बदल कर, मेरा क्लाइंट भी बस आने ही वाला है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जल्दबाजी में बोलती रेशम को शहर ने हैरान निगाहों से देखा। कितनी आसानी से उसने ये सब कुछ कबूल कर लिया था और इस माहौल में खुद को ढाल भी लिया था। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो अपनी सिसकियों को दबाती हुई उठकर खड़ी हुई थी। विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी यहाँ सब ही काम करते हैं। उसकी मोहलत भी ख़त्म हो चुकी थी और अब उसे भी यही सब कुछ करना था। काले रंग का खूबसूरत फ्रॉक उठाकर वो वॉशरूम में चली गई थी। जब चेंज करके निकली तो उसके लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। रेशम के हाथों में अच्छी खासी महारत थी। उसने उसके बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल में चेंज कर दिया। चेहरे पर खूबसूरती से किया गया मेकअप देखकर शहर अपना अक्स देखती रह गई। आज तो तुम्हारा क्लाइंट मुंह मांगी कीमत भी दे देगा। तुम इतनी हसीन जो लग रही हो, रेशम ने हंसकर कहा और मेज पर रखे फूलों के गजरे उसके हाथों में पहना दिए। शहर की आंखों में आंसू आने लगे, मगर उसे जीनत आपा की हिदायत याद थी। वो अब कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चलो आ जाओ जल्दी से, मुनीर साहब आ गए हैं और इस वक्त लॉन्ज में बैठे हुए हैं, उनके लिए जूस लेकर आओ। जीनत आपा ने अंदर दाखिल होकर कहा था। खुशी तो उनके चेहरे से छलक रही थी। शहर ने खामोशी से आगे बढ़कर मेज पर रखे जूस की बुट्टेरें उठा ली थी। वो दुपट्टा सिर पर लेना चाहती थी, मगर जीनत आपा ने मना कर दिया। बुट्टेरें लेकर बाहर निकल आई। बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वही माहौल था, वही कह कहे। शहर का दिल बैठने लगा था। वो लॉन्ज में दाखिल हुई। सामने सोफे पर एक जवान मर्द बैठा हुआ था, काले रंग का शलवार कमीज, हाथों में सिगरेट। वो लगातार किसी से बातें कर रहा था। शहर ने निगाह दौड़ाई। उसके साथ एक मर्द और भी था। वो सोफे पर इस तरह बैठा था कि उसकी पीठ शहर की ओर थी। शहर को सिर्फ उसके सर के बाल नजर आए थे, घने काले बाल। उसने काली शॉल अपने कंधे पर मफरल की तरह डाल रखी थी। उसके कुर्ते का रंग ब्राउन था। वो खामोश था।
ये हैं मुनीर साहब, आओ सहर, आगे आकर सलाम करो। जीनत आपा जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थीं। खुश आमदीद के अंदाज में कहते हुए उन्होंने सामने बैठे सिगरेट पीते मर्द का इंट्रोडक्शन कराया। सहर के लबों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने सलाम नहीं किया। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। भारी मर्दाना आवाज़ पर सहर ने चौंक कर देखा। सोफे पर बैठा वो ब्राउन कुर्ते वाला शख्स उठकर खड़ा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नाराज़गी भी नजर आ रही थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, शायद वो उन्हें बिखेर कर रखना पसंद करता था। आंखें एकदम काली थीं और चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अरे आप बैठे ना, आप मुनीर साहब के दोस्त हैं और हमारे ख़ास मेहमान। आगे जाकर जूस दो, जीनत आपा ने शख्स से कहा और साथ ही सहर को ठोकर दी, मगर वो अपनी जगह से ना हिली। उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वो यूं ही पत्थर बनी फर्श को घूरती रही। जीनत आपा को गड़बड़ का एहसास होने लगा। उन्हें सख्त गुस्सा भी आया। माफ़ कीजिएगा, ये इस बच्ची की किसी मर्द के साथ पहली मुलाकात है, इसीलिए बस जरा सा घबरा रही है। जीनत आपा ने उसे घूरते हुए सामने बैठे मर्दों को तसल्ली दी थी। आप लोग बैठे, मैं बस अभी आती हूँ। उन्होंने सहर को ज़बरदस्ती बाजू से दबोच कर सोफे पर बिठाते हुए कहा और ख़ुद पलटकर कमरे से निकलती चली गईं। सहर की आंखों में आंसू उमड़ने लगे। सामने बैठे दोनों मर्दों की निगाहें उसे खुद पर गड़ती हुई महसूस हो रही थीं। मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता। तुमने कहा था तुम्हें यहाँ कुछ काम है। मुझे ऐसे काम पसंद नहीं। डील में रकम की जो बात हुई है उसमें कोई कमी नहीं होगी। मुझे इस तरह की लालच देना बंद करो। सहर ने चौंक कर सर उठाया। सामने बैठा ब्राउन कपड़ों वाला शख्स गुस्से से बोलता हुआ उठकर खड़ा हुआ था। उसकी निगाहों का निशाना सामने सोफे पर बैठा शख्स था जो सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। वो घबराकर उठ बैठा। सरदार, रुक जाइए। मुझे लगा आपको कच्ची कलियां पसंद हैं, बस इसीलिए आपको यहाँ लाया था। क्या आपको ये लड़की पसंद नहीं आई? मुनीर की बात पर सामने बैठे सरदार दानियाल खान के माथे पर बल पड़े थे। उसने पलट कर एक कड़वी निगाह उस लड़की पर डाली जो किसी बर्फ की तरह बेजान बैठी थी। वो बेशक हुस्न में कमाल थी। काले ड्रेस में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी, मगर उसकी आंखें वो किसी भी जज्बे से खाली थीं। दानियाल एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। उसमें उन पेशेवर औरतों जैसी कोई भी बात नहीं थी। मुनीर परेशानी से सर पर हाथ मारता हुआ उठकर खड़ा हुआ। आप एक बार ट्राई तो करें, ये लड़की एकदम अनछुई है। मुनीर की बात पर दानियाल ने मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। एक सख्त निगाह उस पर डालता हुआ वो पलट कर तेजी से शहर के करीब से गुजरा था कि तभी अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। शहर के साथ साथ वो दोनों भी ठिठक कर रुक गए थे। शहर घबराकर उठकर खड़ी हुई। जूस के गिलास की ट्रे अब भी उसकी गोद में धरी हुई थी, जो उसके उठते ही जमीन पर गिर पड़ी। कांच दूर दूर तक फैलता चला गया, लेकिन उसे परवाह कब थी। उसके कान तो अंदर की ओर थे, जहां से जीनत आपा के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वे लगातार अनमोल बेगम का नाम ले लेकर चिल्ला रही थीं। शहर का दिल डूबने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर बिखरे कांच की परवाह किए बिना अंधाधुंध अंदर की ओर भागी थी। इनको क्या मुसीबत पड़ गई? एक तो ऐसी औरतों के तमाशे ख़त्म नहीं होते। मुनीर की बेजारी भरी आवाज़ उभरी, मगर दानियाल खान गहरी निगाहों से अंदर भागती उस काली फ्रॉक वाली लड़की को देखता चला गया था। बेख्तियार ही उसके कदम लॉन्ज के दरवाजे तक आए थे। यहाँ से अंदर का मंजर साफ था। वो काली फ्रॉक वाली लड़की दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। अंदर का मंजर खौफनाक था। दराज कद वाली वो मॉडर्न सी औरत जमीन पर पड़ी थी। उसकी रंगत नीली पड़ रही थी और आंखें खुली हुई थीं। उसने एक हाथ से अपने दिल की जगह को जकड़ रखा था। दानियाल की तजुर्बेकार निगाहों ने एक पल में ही भांप लिया था। उस औरत को दिल का दौरा पड़ा है, और दौरा इतना शदीद था कि चंद मिनटों में ही वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके साथ बैठी हुई वो मोटी सी औरत, जिसे मुनीर जीनत आपा के नाम से पुकार रहा था, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कई जवान लड़कियां कमरों से निकल निकल कर आसपास जमा हो रही थीं। सभी की आंखों में आंसू थे और चेहरों पर अफसोस। सिर्फ एक वही लड़की थी जो साकित निगाहों से जमीन पर पड़ी उस औरत को देख रही थी। अम्मी! उसके लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली थी। दानियाल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब जमीन पर गिरी हुई वो औरत उसकी माँ थी। दानियाल के दिल को एकदम से कुछ हुआ था। वो ऐसी औरतों को पत्थर दिल समझता था। उसे लगता था इनके पास ना तो इज्जत होती है
और ना ही दिल नाम की कोई चीज़, मगर आज उसने इन सब औरतों को रोते देखा था। वो लड़की धीरे धीरे कदम उठाती अब अपनी माँ की लाश के पास जा रही थी। सहर, तेरी माँ चली गई। जीनत आपा ने उस लड़की को अपने बाजुओं में भरा। दानियाल ने धीरे से उसका नाम दोहराया, सहर। और सहर, वो तो बस फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। दिन रात उसने जिस माँ को हमेशा नफरत भरी निगाहों से देखा था, आज उसके बेजान वजूद को देखते हुए उसका दिल धड़कना क्यों भूल गया था। ठंडे पड़ते हाथों के साथ सहर ने आगे बढ़कर अपनी माँ का चेहरा छुआ। वो एकदम बेजान था। सहर के वजूद में एक कपकपी सी दौड़ गई। कांपते हाथों के साथ उसने अनमोल बेगम की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया और फिर उसके जब्त का बंधन जैसे टूट गया। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। जमीन पर गिरी अनमोल बेगम की लाश से लिपट कर वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी, उन्हें रोक रही थी। वो जैसी भी थी उसकी माँ थी, उसका इकलौता सहारा थी। सहर जानती थी उनके जाने के बाद ये घर और यहाँ के रहने वाले उसके लिए भूखे भेड़िए जैसे बन जाएंगे। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, ये बात तो तय हो चुकी थी। अनमोल बेगम का हाथ थामे वो बुरी तरह से रो रही थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल खान ने मुश्किल से अपनी निगाह हटाई, क्योंकि उसके अंदर तूफान उमड़ रहे थे। उसने एक बार फिर पलटकर एक निगाह जमीन पर गिरी उस औरत पर डाली और मुश्किल से अपने अंदर उमड़ते उबाल को उसने रोका था। दुख की खड़ी खत्म हो गई थी। अब बेयकीनी और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। वो जानता था कि ये औरत कौन है। ये चेहरा उसके लिए नया नहीं था। इस चेहरे को उसने हवेली में कई जगह पर देखा था। इस नाम की पुकार उसने हवेली में कई दफ़ा सुनी थी। दानियाल खान ने अपने लब भींचे। सरदार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुनीर की आवाज़ पर वो लब भींचता पलटा। उसकी लाल आंखें देखकर मुनीर एक बार फिर चौंका था। मैं आपकी डील की रकम यहाँ से जाते ही आपके अकाउंट में भेज दूंगा। मैंने आपका वक्त ख़राब किया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुनीर शर्मिंदगी भरे लहजे में कह रहा था, एक सख्त निगाह उस पर डालता। दानियाल खान बहुत ही तेज़ी से उस घर से बाहर निकलता चला गया। अपनी गाड़ी में बैठने तक ज़मीन पर गिरी वो औरत और उसके सिरहाने बैठी वो नाजुक सी लड़की उसकी निगाहों के आगे घूमती रही। शहर से हवेली तक का सफ़र उसने कैसे तय किया वो खुद भी नहीं जानता था। जिस वक्त वो हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ये सब कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? हाथों की मुट्ठी बनाकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। गाड़ी में सन्नाटा था। चंद लम्हों तक दानियाल की भारी सांसें गाड़ी में गूंजती रहीं और फिर खुद पर काबू पाता वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। तेज़ी से कदम उठाते उसका रुख नाइमा बेगम के कमरे की ओर था। वो जानता था इस वक्त वो मगरिब की नमाज पढ़कर तस्बीह हाथों में लेकर बैठी होंगी और उन्होंने दरवाजे से अपने खूबसूरत बेटे को अंदर आते देखा तो उनके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। हमेशा की तरह दानियाल खान ने झुककर माँ से प्यार लिया। क्या बात है, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। शहर में नई मिल खोलने की वजह से तुम ज़्यादा ही थके रहते हो ना। उन्होंने प्यार से दानियाल के सर पर हाथ फेरते हुए ये बात कही थी, मगर वो किसी गहरी सोच में गुम था। अम्मा जान, मैंने आपसे पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन हमारे सारे फैमिली एल्बम और ख़ानदान की तस्वीरों में एक औरत की तस्वीर नज़र आती है जिसका नाम आप सब लोग अनमोल लेते हैं। चाचा जान ने उस औरत से शादी की थी, उसे हवेली लाए थे, लेकिन फिर उस औरत का क्या हुआ आप में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि जब भी उनका नाम आता है हवेली में सब लोग खामोश हो जाते हैं। बाबा जान भी, आप भी, आखिर ऐसा क्यों है? कौन थी वो औरत और कहाँ गई? दानियाल ने नज़र उठाकर माँ से सवाल किया। नाइमा बेगम का मुस्कुराता चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और वहाँ उदासी के बादल छा गए। दानियाल खान गहरी निगाहों से माँ के हाव भाव का जायजा ले रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हम सब इस किस्से को हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं दानियाल, मगर तुम आज क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने निगाह उठाई। दानियाल उन्हें ही देख रहा था और वो जानती थी अब वो जाने बगैर नहीं रहेगा। अनमोल तुम्हारी चाची का नाम था। वो पुरानी तस्वीरें जो तुमने देखी हैं उनमें वो तुम्हें हमेशा तुम्हारे चाचा के बराबर खड़ी नजर आएंगी, मुस्कुराती हुई और एकदम खुशबाज। तुम्हारे चाचा उसे उस जगह से लेकर आए थे जहाँ की औरत सारी ज़िंदगी इज्जत के लिए तरसती है। तुम्हारे चाचा की रंगीन तबीयत की वजह से तुम्हारे बाबा अक्सर उनसे नाराज़ रहते थे। वो जानते थे इसरार खान कोई ना कोई बुराई ज़रूर अपने गले में डाल लेगा और उसने
ऐसा ही किया। एक रोज़ जब वो आधी रात को घर वापस आया तो उसके साथ अनमोल भी थी। तुम्हारे चाचा इसरार ने उससे निकाह कर लिया था। वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसी औरत जिसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं थी, तुम्हारे चाचा उसे अपनी बीवी बनाकर ले आए थे। हवेली में एक कोहराम मच गया। तुम्हारे दादा जान, बाबा जान, हर कोई गुस्से में था। सब ये चाहते थे कि तुम्हारे चाचा जान अनमोल बेगम को घर से निकाल दें, लेकिन तुम्हारे चाचा जान मोहब्बत के मामले में बहुत पक्के थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई। उन्होंने अनमोल बेगम के खिलाफ सबसे लड़ाई की थी। रफ्ता रफ्ता हवेली में सबने इस बात को कबूल कर लिया कि अगर वो लोग इसरार अहमद को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें अनमोल बेगम को भी बर्दाश्त करना होगा। जब ये बात तय हो गई तो सभी ने अनमोल बेगम को वो हक और वो इज्जत देना शुरू कर दी जो एक हवेली की बहू का हक होता है। अनमोल बेगम को हर वो खुशी दी गई जिसकी कोई भी औरत तमन्ना कर सकती है। तुम्हारे चाचा ने सचमुच दुनिया की हर आसाइश लाकर अनमोल के कदमों में ढेर कर दी थी और वो खुश भी थी। लेकिन न जाने उसे क्या हुआ, पहले पहल वो इसरार के आने पर खुश होती थी और बाद में इस हवेली के रस्म व रिवाज और उसूल उसे बुरे लगने लगे। उसे सर पर दुपट्टा लेना अच्छा नहीं लगता था। उसे रातों को देर तक बाहर घूमना पसंद था। मगर तुम्हारे चाचा जान उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने खुद तो उस मोहल्ले में जाना छोड़ दिया था। सारी बुरी आदतों को भी त्याग कर अब वो एक परिवार बनाकर जीना चाहते थे। मगर अनमोल, वो जहाँ से आई थी वहाँ रातों में ही तो रोशनी होती थी। अनमोल को ये रूटीन समझ नहीं आई। उसे हवेली और हवेली के लोग चुभने लगे थे। वो इज्जत, वो मोहब्बत जो हवेली के अंदर हर इंसान ने उसे दी, वो अनमोल को रास नहीं आई, बल्कि उसे अपनी बही दिन रात अपनी ओर खींचने लगे। जहाँ वो आज़ादी से सांस लेती थी, जहाँ जहाँ उसके अपने रिश्तेदार रहते थे। इसरार को उसकी बदलती तबीयत का अंदाज़ा था। इसरार ने उसे बहुत समझाया, मगर उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि दादा जान उनकी लड़ाई झगड़ों को देखकर बीमार होकर इस दुनिया से ही रुखसत हो गए, और फिर उनके बाद तुम्हारी दादी जान भी। मगर अनमोल को तो जैसे दुनिया की कोई चीज़ रोक नहीं सकती थी। इसरार उसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते थक चुका था। शायद वो उसे छोड़ भी देता अगर उसे ये न पता चलता कि अनमोल माँ बनने वाली है। इसरार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी मोहब्बत अनमोल पर निछावर करना शुरू कर दी थी। वो 9 महीने अनमोल ने जैसे किसी सूली पर लटकते हुए गुजारे। वो हवेली में किसी से बात नहीं करती थी। उसे ये हवेली और उसके दरो दीवार कैद खाना लगते थे। और वो दिन जब उसने उस नन्ही सी परी को जन्म दिया, उसकी बहन जीनत उससे मिलने के लिए आई थी। इसरार ने यह सोचकर दोनों बहनों को मिलने से मना नहीं किया कि शायद अनमोल यहीं पर अपने घर वालों से मिलकर अपने घर लौटने की ख्वाहिश को छोड़ देगी। इसरार नहीं चाहता था कि वो वापस उस मोहल्ले में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिले, मगर अनमोल तो न जाने क्या सोचकर बैठी थी। अस्पताल से इसरार किसी काम से घर गया था और जब वापस आया तो वहाँ अनमोल और बच्ची का नामो निशान भी नहीं था। पूरे अस्पताल में ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, मगर कहीं भी ना अनमोल थी और ना उसकी 2 दिन की बेटी। इसरार सदमे से एकदम पागल होने वाला था। उसने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां अनमोल को तलाश ना किया हो, मगर न जाने अनमोल को ज़मीन निगल गई थी या फिर आसमान। इसरार के होशो हवास जवाब देने लगे थे। बीबी की जुदाई और उसका धोखा इतना शर्मनाक था कि उसने लोगों से मिलना जुलना और उठना बैठना छोड़ दिया। उसने एक बदनाम मोहल्ले की औरत को इज्जत दी, मोहब्बत दी, उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी, लेकिन वो सब चीज़ें उसके मुंह पर मार कर वापस उन्हीं लोगों में चली गई और साथ में उसकी बेटी भी ले गई जो सिर्फ 2 दिन की थी। ये ताना इसरार को जीते जी ख़त्म कर गया। यही वजह है कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी अनमोल का जब भी कोई नाम लेता है तो इस हवेली के दरो दीवार कांप जाते हैं। उस औरत ने इस हवेली को बहुत दुख दिए हैं। अम्मा जान की आवाज़ अब आंसुओं में डूबी हुई थी। दानियाल खान वैसे ही लब भींचे माँ को देखता रहा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने एकदम सर उठाकर कहा, और वो जो सब्र की इंतहाओं पर था एकाएक अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। कुछ नहीं अम्मा जान। नामे सर हिलाते हुए वो तेजी से माँ के कमरे से बाहर निकल आया था। उसके अंदर ज्वार भाटे उठ रहे थे। इस हवेली के लोग अनमोल बेगम से नफरत करते थे, लेकिन अब उस नफरत का कोई फ़ायदा नहीं था। वो जानता था वो औरत आज इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसके सिरहाने बैठी वो काली फ्रॉक पहने लड़की जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, वो उसकी बेटी थी।
दानियाल के दिलो दिमाग में आंधियां सी चलने लगीं। माफ़ करना बेटा, इस लड़की की आज मर्दों से पहली मुलाकात है, इसलिए इतना झिझक रही है। जीनत आपा की आवाज़ उसके कान में गूंजी तो एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली थीं। वो पाकीज़ा थी, एकदम साफ सुथरी उजली किरण की तरह। उस पर आज तक किसी मर्द की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। उसे याद था मुनीर ने कैसे आंख मारकर उसे बताया था कि वो एकदम अनछुई लड़की है। ऐसा माल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। उसने मुनीर की खवास्ती हंसी भी याद की थी। वो एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसे अपने अंदर आग भड़कती हुई महसूस हो रही थी। वो उसकी कजन थी, हवेली का खून, हवेली की इज्जत। और वो किस जगह पर थी जहां मुनीर जैसे अय्याश कारोबारी मर्द देखकर ऐसे कमेंट पास कर रहे थे। दानियाल ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी वक्त जाकर शहर का हाथ पकड़े और उसे उस घर से बाहर निकाल लाए। मगर वो ये भी अच्छे से जानता था कि आज उसकी माँ का इंतकाल हुआ है। वो आज उसे वहाँ से बाहर नहीं लेकर जा सकता था। वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। दानियाल खान के अंदर बेचैनी भरने लगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है। वो लड़की जिसे उसने आज पहली बार देखा था, उसकी इज्जत और सलामती के लिए वो इतना परेशान क्यों था। इन सारे सवालों के जवाब में उसके अंदर गहरी खामोशी थी। सिर्फ एक ही दिन था, सिर्फ एक दिल ही था जो एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। आंखों के सामने बार बार वो काली फ्रॉक वाली उदास लड़की आ रही थी जो अपनी माँ की लाश के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वो सिर्फ एक दिन सब्र कर सका था। अगली रात तक उसका सब्र जवाब दे चुका था। गाड़ी की चाबी उठाए वो घर से बाहर निकल आया। उसके सफ़ेद शलवार कमीज पर सिलवटें थीं, मगर वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। बाहर आसमान गुलाबी हो रहा था। शाम रात में ढलने वाली थी जब वो आंधी तूफान की तरह उस घर के सामने जा पहुंचा। और उसकी उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक घर की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी थीं। एक जहर भरी मुस्कान उसके लबों पर फैल गई। अपने ऐशो आराम की खातिर अपनी बहन को उसके बसे बसाए घर से निकालने वाली औरत ने उसकी मौत के बाद एक दिन भी सब्र नहीं किया था। माथे पर बल डाले अपने गुस्से को मुश्किल से काबू करते हुए जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया, सामने लॉन्ज में महंगे कपड़ों में सजे दो मर्द बैठे थे और उनके साथ जीनत आपा भी। उनके चेहरे पर कल वाली सोगवारी का नामो निशान भी नहीं था। चमकती हुई साड़ी पहने, मेकअप से लबरेज चेहरा लिए, वो हमेशा की तरह मर्दों से कोई डील कर रही थी। हमें ज़्यादा बातें करनी नहीं हैं, ये लो अपने पैसे और ये बताओ लड़की किधर है। उनमें से एक शख्स उठकर खड़ा हुआ था। जीनत आपा ने लपक कर पैसों की मोटी सी गड्डी उठाई। ये पैसे कम हैं, लड़की को आज से पहले किसी ने नहीं छुआ, रकम बढ़ाओ। जीनत आपा के अंदाज में लालच उतर आया था और दानियाल खान का खून खौल उठा। वो जानता था ये बात शहर के बारे में हो रही है। एक लम्हा भी देर किए बिना वो सीधा जीनत आपा के सिर पर जा खड़ा हुआ। वो जो पैसे गिनने में मगन थी, एकदम सर उठाकर उसे देखने लगी। उसके खूबसूरत सरापे को देखकर जीनत आपा की आंखों में एक लम्हे के लिए डर उभरा। इस लड़की के लिए हमारी डील हो चुकी थी, तो फिर दूसरे लोगों से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। जेब से चेकबुक निकालकर जीनत आपा के सामने पटकते हुए उसने सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। जीनत आपा के चेहरे पर चमक लहराई। सामने खड़े दोनों मर्द गुस्से से तिलमिला रहे थे, मगर दानियाल खान की मजबूत गठीली बाहों को देखकर उनमें लड़ाई की हिम्मत पैदा न हुई। खामोशी से अपनी रकम उठाकर वो लोग बाहर निकलते चले गए। जीनत आपा मुस्कुराती हुई उठी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस पर मेरी मर्जी की रकम लिख दो और साइन भी कर दो, तो शहर तुम्हारी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। एक नफरत भरी निगाह उसके सरापे पर डालते हुए दानियाल खान ने नीचे झुककर एक बड़ी रकम लिखी। दस्तखत करते हुए चेक उसके सामने टेबल पर रखकर उसने सिर्फ इशारे से शहर के कमरे का पूछा था और जवाब में जीनत आपा ने उसे कमरा बता दिया। वो लंबे लंबे कदम भरता सीधा उसके कमरे के सामने आकर खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने लॉक घुमाया। अंदर हल्का हल्का अंधेरा था। हल्की हल्की सिसकियां भी कमरे में गूंज रही थीं। दानियाल खान ने निगाह उठाकर देखा, तैयारी पूरी की गई थी। पूरा कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से महक रहा था। वो सामने ही बैठी थी, सुर्ख रंग की एक महीन सी साड़ी में। उसे सर से पांव तक सजा संवार कर वहाँ बिठाया गया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ ऐन उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। वो खिड़की के सामने खड़ी थी। दानियाल खान को उसे रोता देखकर कुछ हुआ था।
वो आज पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। दानियाल खान को सामने खड़ा देखकर उसने एक नफरत भरी निगाह उसकी तरफ डाली। जितनी जालिम मेरी खाला है उससे कहीं ज़्यादा जालिम तुम मर्द हो। मेरी माँ को मरे आज दूसरा दिन है, कम से कम उसका स्वयं तो कर लेने देते, मगर तुम लोगों की हवस की कोई हद नहीं होती। उसके होठों से नफरत में डूबे जुमले निकले थे। दानियाल अपनी जगह साकित रह गया। कर लेना स्वयं, लेकिन इस गंदगी में बैठकर नहीं, उस जगह जहाँ से तुम ताल्लुक़ रखती हो। चलो मेरे साथ, सख्त लहजे में कहते हुए उसने शहर का हाथ थामा था। वो एक पल के लिए साकित रह गई, मगर वो उसकी निगाहों और तासुरात की परवाह किए बिना उसे हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम? वो एकदम घबराकर चिल्लाई थी। दानियाल ने हाथ में पकड़ा उसका हाथ सर्द पड़ता महसूस किया। वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हारी माँ एक अरसा पहले तुम्हें निकाल कर लाई थी, मगर याद रखो मैं दानियाल खान हूँ। मेरी इज्जत और मेरी हवेली की लड़की ऐसे गंदे माहौल में नहीं रह सकती। पलटकर दो टूक अंदाज में दानियाल ने उसे कहा था। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई। हवेली, ये लफ्ज़ जो उसने अपनी माँ से कई बार सुना था, वही हवेली जहाँ के लोग उसकी माँ के खून के प्यासे थे। और यकीनन अब उसके भी उसने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर सामने फौलादी ताकत रखने वाला शख्स था जो उसे घसीटते हुए बाहर निकला था, जहाँ जीनत आपा उन्हें देखकर हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हुई थी। एक लफ्ज़ बोले बिना वापस अपनी जगह पर बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें पाताल में भी जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अनमोल चाची को तो तुम बहकाकर वापस ले आई थी, लेकिन अगर आज के बाद शहर की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो तुम्हारे इस पूरे घर को आग लगा दूंगा, समझी? उंगली उठाकर जीनत की आंखों में आंखें डालता उसने साफ साफ और खूंखार अंदाज में कहा था। जीनत आपा एकदम साकित रह गई। मलाल उनकी आंखों में छलकता हुआ साफ नजर आ रहा था। वो उसके अंदाज से ही पहचान गई थी कि वो दानियाल खान ही हो सकता है, उसी हवेली का वारिस जहाँ से एक बार वो चालाकी से अपनी बहन को निकाल लाई थी। हाथ मलते हुए वो शहर को उसके साथ जाता हुआ देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। और शहर वो किसी बेजान वजूद की तरह उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। जब उसने हवेली के सामने गाड़ी रोकी तो वो सिसक पड़ी। मुझे जाने दो, मैं किसी हवेली से संबंध नहीं रखती। मेरी माँ मर चुकी है, मुझ पर तुम लोगों का कोई हक नहीं, वो जोर से चिल्लाई थी। जवाब में दानियाल ने पलटकर एक सख्त निगाह उस पर डाली। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं लाया, चलो अंदर। उसको बाजू से पकड़कर गाड़ी से घसीटकर नीचे उतार लाया था। हवेली के सारे ही मुलाजिमों ने दानियाल खान को हैरत से उस लड़की को घसीटकर अपने साथ अंदर लाते देखा। नाइमा बेगम लॉन्ज में ही बैठी थी जब उन्हें दानियाल दिखाई दिया। उनकी आंखें एकदम बेयकीनी से फैल गईं। ये लड़की कौन है? उन्होंने हैरत से पूछा। उनकी निगाहें शहर के सरापे पर फिसल रही थीं, जो महीन सी साड़ी में अपने वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। ये अनमोल चाची की बेटी है, वही बेटी जिसे वो यहाँ से लेकर भाग गई थी, लेकिन अब इसे मैं वापस ले आया हूँ। इसे कमरे में लेकर जाएं, इसके ये कपड़े भी चेंज करें और कोई ढंग के कपड़े दें। आधे घंटे में मेरा और इसका निकाह है। हवेली की इज्जत हवेली में ही रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं। चबा चबा कर कहते हुए उसने मुड़कर शहर पर एक पथरीली निगाह डाली। शहर ने एक झटके से सर उठाया। निकाह? वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी, और वही हाल नाइमा बेगम का भी था। उनके सर पर तो जैसे कोई बम फटा था। उसी बदकिरदार औरत की बेटी को ले आए, वो भी निकाह करने के लिए। जैसा उसकी माँ ने किया था वैसा ही ये भी करेगी। ये नहीं हो सकता। नाइमा बेगम की आवाज़ में नफरत भरी हुई थी। शहर ने सर उठाकर उनकी ओर देखा। अगर इज्जत से जीने का कोई ख्याल उसके दिमाग में आया भी था तो इस जुमले ने वो ख्याल ख़त्म कर दिया। मगर दानियाल ने माँ की बात जैसे सुनी ही नहीं। वो उसे बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ ले आया। एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसने शहर को लगभग अंदर धकेला था। यहाँ से बाहर निकलने का सोचना भी मत। उसको उसकी बेयकीन निगाहों में झांकते हुए उसने उंगली उठाकर कहा और दरवाज़ा बंद करके पलट आया। पता नहीं वो किस बात से इतना ज़्यादा खौफजदा था। वो उसे अब हाथ से जाने देना नहीं चाहता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। और आधे घंटे बाद वो नाइमा बेगम की बेहद नापसंदगी और नाराज़गी के बावजूद उससे निकाह कर चुका था। शहर का हाथ निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त जोर से कांपा था। वो दुल्हन के रूप में तो थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसका निकाह भी हो जाएगा।
दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे पता था दानियाल खान ने उसके साथ क्या सलूक करना है। वो उसे अपनी माँ के घर से भागने का बदला लेगा। उसे सिर्फ नफरत देने के लिए ही वो यहाँ पर लाया था। शहर की आंखें आंसुओं से भीगने लगीं और अगले ही पल एक ख्याल बिजली के कड़कते कौंधे की तरह उसके दिमाग में आया। वो उस दलदल से तो फरार हो ही गई थी, अब उसे वहाँ से कोई पकड़ने के लिए नहीं आने वाला था। अगर वो इस हवेली से भी निकल जाती तो वो आज़ाद थी। वो अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मर्जी से गुजार सकती थी। उसके सिर पर किसी का कोई एहसान नहीं होता, खासकर दानियाल खान का। उसे एकदम झुरझुरी सी आ गई। वो उसकी नफरत सह नहीं सकती थी। तेजी से बिस्तर से उठते हुए उसने अपने आसपास देखा। दानियाल खान की काली शॉल सोफे पर पड़ी हुई थी। शहर ने लपक कर वो शॉल उठाई। शॉल को अपने आसपास लपेटते वो भागने के लिए तैयार थी। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी उन किताबों पर पड़ी। वो यूनिवर्सिटी की किताबें थीं, शायद दानियाल खान की पुरानी किताबें। शहर के अंदर उसकी पुरानी हसरत जागी। वो लपक कर अलमारी तक गई। अलमारी खोलते ही उसने सामने एक बैग नजर आया। तेजी से बैग उठाते उसने सफरी बैग में वो किताबें ठूंस लीं। अलमारी में ही लटकती दानियाल खान की टी शर्ट और ट्राउजर उठाकर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी बदलने लगी। वो अब उस दुल्हन वाले ड्रेस में इस घर से भागकर नहीं जा सकती थी। उसने एक बार फिर किसी ख्याल के तहत दोबारा अलमारी खोली थी। अलमारी के अंदर एक छोटा सा लॉकर और था, जिसे खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खोल दिया। उस लॉकर में नोटों की कई गड्डियां रखी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से 2 गड्डियां उठाईं और बैग में डाल लीं। कुछ ही लम्हों में वो ढीली टी शर्ट और ट्राउजर में थी। काली शॉल को उसने अपने इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। बैग को कंधे पर डालते हुए वो अगले ही पल पिछले हिस्से में खुलने वाली खिड़की से बाहर की ओर कूद गई थी। उसका सांस बहुत तेजी से चल रहा था, दिल भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी जान उसे प्यारी थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि हवेली के पिछले हिस्से में उसे कोई नहीं मिला। वो तेजी से दौड़ते हुए पिछले दरवाजे से बाहर रोड पर निकल आई। एक लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठते शहर पहुंचते उसे कई घंटे गुजर गए थे। शुक्र था उसके पास हवेली से चुराई गई वो रकम मौजूद थी। बाद के सारे मामलात उसने कैसे तय किए वो कुछ नहीं जानती थी। बस दिमाग में एक ही बात थी, उसे इस हवेली से दूर जाना था। उसे अपने हर उस रिश्ते से दूर जाना था जो उसे कभी भी पलटकर उसके अतीत की याद दिला सकता था। वो नफरत से जीना नहीं चाहती थी। वो सांस लेना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। बैग में रखी किताबों की मौजूदगी महसूस करते उसके लबों पर एक मुस्कान बिखर गई। एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने रिक्शा रुकवाते वो अंदर चली गई। ये हॉस्टल महंगा था, मगर शहर के पास और कोई चारा नहीं था। अपने पास मौजूद पैसों में से आधे से ज़्यादा से 1 माह का किराया जमा कराते शहर ने पूरा फैसला कर लिया था कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि दानियाल खान जिससे वो भागती फिर रही है, वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचेगा। उसकी हल्की सी सिसकी दानियाल खान के कानों में पड़ी तो वो जो बेबाकियों की इंतहा पर था एकदम रुक गया। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला था। धीरे से उसको छोड़ते हुए वो एकदम पीछे हटा। एक गहरी नज़र उसके गुलाबी पड़ते चेहरे पर डालता दानियाल खान वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। अंदर से उसका लिबास लाकर शहर की तरफ बढ़ाते दानियाल ने अपना रुख दूसरी तरफ का लिया। इजी हो जाओ और ये ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हें अब और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसकी बात पर शहर ने भीगी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा था। वो सारे मालिकाना हक रखते हुए भी खामोशी से पीछे हटकर खड़ा हो गया था, जबकि शहर वो तो उसके सामने बिल्कुल बेबस थी। कांपते हाथों से जल्दी से उसने अपना ड्रेस उसके हाथ से झपट लिया था। ये चंद जोड़े उसे नरमीन ने ही तो दिए थे। दानियाल खान अपना रुख दीवार की तरफ मोड़े लम्हा लम्हा गिन गिन कर गुजार रहा था। धड़कते दिल को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो खुद पर जब्त की खड़ा था। वो मुड़ा तो वो कपड़े पहन चुकी थी। दानियाल खान को उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हुआ था। हर रंग जैसे बना ही उसके लिए था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। लेकिन शायद ये तुम्हारा अपना पर्सनल फैसला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने हवेली छोड़ने का फैसला किया था। उसके लहजे में एक तलखी उतर आई थी। शहर ने घबराकर निगाह उठाई। वो उसे उसकी माँ से क्यों तुलना दे रहा था? कहीं वो भी उसे किरदार की कच्ची तो नहीं समझता? इस सोच ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ हवेली चलो।
मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही लोगी। सिर्फ एक बार चलो, उसके बाद तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। जहाँ जाना चाहोगी मैं खुद तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तुम पर किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो संजीदगी से कह रहा था और शहर का दिल एक लम्हे के लिए डोल गया था। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरव्यू का वक्त तो निकल चुका था। गहरी सांस लेते उसने जैसे खुद को हालात के बहाव पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो उससे भाग नहीं सकती थी। इतनी कोशिश करने के बावजूद उसने चंद ही दिनों में शहर को ढूंढ लिया था। वो जानती थी उसके पास ना तो अपनी खाला और माँ जैसी चालाक जहनियत और ना ही उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो जो चाहती वो कर सकती। खामोशी से दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ते उसने दानियाल खान को साथ चलने का इशारा दे दिया। वो चंद सांसों तक उसे गहरी निगाहों से देखता रहा और फिर पलटकर कमरे से बाहर निकल गया था। आओ मेरे साथ। सहन ने पलटकर अलमारी में रखा उसका वो काला बैग भी उठा लिया। वो उसकी अमानत थी। अब जब हवेली जा ही रही थी तो उसे ये बैग भी वापस कर देना था। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी रही। दानियाल खान ने उससे कोई बात नहीं की थी। गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो शहर का दिल जोर से धड़का। कहीं वो उसे अंदर ले जाकर बंद तो नहीं कर देगा। मगर दानियाल खान गाड़ी से उतरकर खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। आओ मेरे साथ। उसे अपनी ओर देखता पाकर उसने कहा। शहर खामोशी से उसके पीछे चल दी। राहदारियों से गुजरते हुए वो सीधा एक कमरे तक चला आया। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक देकर वो धीरे से अंदर दाखिल हो गया था और उसके पीछे पीछे शहर भी। अंदर का माहौल नीम तारीख था। सामने बेड पर कोई शख्स लेटा था। बूढ़ा सा शख्स जिसके सिर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। लगता था वो एक लंबे अरसे से बीमार है। उसका वजूद बेहद कमज़ोर था। आहट पर उस शख्स ने अपने कांपते हाथ को आंखों तक ले जाकर देखने की कोशिश की। चचा जान की तबीयत अब कैसी है अम्मा जान? दानियाल खान ने संजीदगी से पूछा था। बेड के साथ खड़ी नायमा बेगम ने आंखों में आए आंसू पोंछे और ना में सर हिला दिया। मगर दरवाजे में खड़ी शहर का वजूद जैसे जंजीर हुआ था। चाचा जान। उसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की। वो धीरे धीरे चलती बेड के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। ये मेरे चचा इसरार अहमद हैं, तुम्हारे पापा। तुम्हारी माँ के छोड़कर जाने के बाद उनकी ये हालत हो गई है। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। ये तुमसे मिलना चाहते थे, बस इसीलिए तो तुम्हें वापस लाना पड़ा। दानियाल खान की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती महसूस हुई थी। शहर की आंखों में नमी फैलने लगी। उसके हाथों में कपकपी सी उतरने लगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे यही बताया था कि उसका बाप मर चुका है, मगर वो जिंदा था। अपने कांपते हुए हाथ उठाकर शहर को अपने करीब आने का इशारा कर रहा था। वो 2 कदम चलकर बेड के और नज़दीक हुई। उसे समझ न आया कि सामने बिस्तर पर लेटे शख्स को क्या कहकर बुलाए। अब्बा जान, बाबा जान या पापा। कोई लफ्ज़ उसका दिमाग सारे अल्फाज से खाली हो गया था। बस उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही। इसरार अहमद ने कांपते हाथों से उसके सिर पर प्यार दिया तो शहर के झुलसते वजूद को जैसे थोड़ा सा सुकून मिलने लगा। चचा जान की दवाई का वक्त हो रहा है, आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। दानियाल की बात पर उसने बेख्तियार सिर उठाकर उसकी ओर देखा था। वो खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। सहन ने पलटकर एक नज़र अपने पिता के चेहरे पर डाली। वहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून फैला था और उसी पल सहन ने फैसला कर लिया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मुझे कहीं नहीं जाना। एक अरसे बाद मुझे मेरा असली घर मिला है। अगर तुम मुझे रखना चाहो तो ठीक, वरना मुझे तलाक दे दो। लेकिन इस हवेली से अब और कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात पर नायमा बेगम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखर गई। कुछ दूरी पर खड़े दानियाल खान भी हैरान हुआ था और फिर एकदम अपने होठों को भींच लिया। मैं जरा खाने को देख लूँ, नायमा बेगम जल्दी से कहती कमरे से निकल गई। दानियाल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर शहर का हाथ थाम लिया। अगर तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो कि कहीं तुम्हारे बाबा जान को कोई तकलीफ ना हो तो भूल जाओ इस बात को। यहाँ उनका ख्याल रखने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तलाक के पेपर्स बनवा देता हूँ। उसने न जाने किस दर्द से ये बात कही थी। एक पल के लिए शहर का दिल जोर से धड़का। उसने एक घायल सी नज़र दानियाल खान पर डाली। पहले मैं आना नहीं चाहती थी तो ज़बरदस्ती ले आए, आप जाना नहीं चाहती तो ज़बरदस्ती निकालना चाहते हैं। क्या आपका बस यही एक काम है, सामने वाले को हमेशा टॉर्चर करते रहना? दानियाल की आंखें हैरानी से फैलीं।
फिर उसके लब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। उसे शहर की शिकायत अच्छी लगी थी। उसने बेख्तियार अपने दोनों हाथ उठाए, जैसे माफ़ी मांग रहा हो। जो हुक्म सरकार का। अब तुम नहीं जाना चाहती तो फिर मेरे कमरे में आने की तैयारी करो। वैसे भी निकाह तो हो ही चुका है, सिर्फ रुखसती की रस्म बाकी है। उसकी आवाज़ में शोखी झलक रही थी। उसकी निगाहों की मानी खेजी भांपकर वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी, मगर अब उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। और उसी रात वो नामा बेगम के शादी के लहंगे में लिपटी दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो हाथ में मौजूद कंगन से खेल रही थी। ये कंगन तुम्हें किसने दिए? ये तो दानियाल की बात अधूरी रह गई। वो मुस्कुराई। अम्मी जान की हैं, वो हवेली से जाते वक्त यहाँ उतार कर रख गई थी, है ना? ताई जान ने मुझे बताया है, और साथ ही उन्होंने ये कंगन मुझे दे दिए। वो बड़े नाज से मुस्कुराई थी। दानियाल की मुस्कान गहरी हुई। बस, तो फिर अगर ये कंगन ले लिए हैं तो मुंह दिखाई के तोहफे की ज़रूरत नहीं है ना? वो मुस्कान लबों में दबाते उसके सामने आकर बैठा था। शहर ने हैरानी से उसे देखा। पूरे गांव के सरदार हैं आप, इतने अमीर, और बीवी को एक तोहफा देते वक्त भाव-ताव कर रहे हैं। उसकी बात पर वो दिल खोलकर हंसा था और आहिस्ता से जेब से एक लाल मखमली डिब्बी निकालकर उसने शहर के सामने रखी। तोहफे की क्या बात करती हो? मैं तो खुद पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो। वो धीरे से उसकी ओर झुका था और शहर के गाल एकदम लाल पड़ गए, लेकिन अब की बार उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने सरदार दानियाल खान को दिल से कबूल जो कर लिया था। वो अपने घर लौट आई थी, जहाँ से अब वो दोबारा कहीं और जाना नहीं चाहती थी। रात की चुप्पी में हर चीज़ ठहरी हुई थी। बस दीवार की घड़ी की टिक टिक और दिलों की धड़कनें चल रही थीं। कमरे में धीमी रोशनी थी। पर्दे खिड़की से आ रही ठंडी हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। वो धीरे से उसके हाथों को अपने होठों से छूते हुए बोला था, और वो अपना लहंगा संभालती हुई एक आरामदायक नाइटी लेकर बाथरूम में चली आई थी। गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए जब उसकी नज़र आईने में पड़ी तो उसने देखा दानियाल चुपचाप बेड की बैक से टेक लगाए उसे देख रहा था। इतनी देर से क्या देख रहे हो? शहर ने मुस्कुराकर पूछा। हर दिन तुमको यूं ही देखने का मन है। दानियाल की आवाज़ में खुमारी थी। वो हेयर ब्रश रखते हुए उसके बराबर में आकर बैठ गई और दानियाल ने उसे अपने साथ लगा लिया। वादा करो, अब कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा। उसने दानियाल का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। वो भला अब कहाँ इस प्यार भरे घर को छोड़कर जाना चाहती थी, जहाँ पर इज्जत थी, मान था, अपनों का प्यार था। वो दोनों जब बातें कर ही रहे थे तभी अचानक तेज बारिश की आवाज़ खिड़की से टकराई। शहर एकदम चौंकी, खिड़की की ओर देखा और हंसकर बोली, बारिश कितनी जोरों की हो रही है ना? मुझे बहुत पसंद है। दानियाल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो बालकनी में चलते हैं। शहर थोड़ी झिझकी, फिर उसका हाथ थामते हुए वो दोनों बालकनी की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, ठंडी बूंदें उनके चेहरे को छू गईं। शहर मुस्कुराने लगी और दोनों बारिश में भीगने लगे। उसके खूबसूरत चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह दमक रही थीं। दानियाल का मन मचल उठा उन पानी की बूंदों को अपने होठों से चुन लेने के लिए, और फिर अचानक ही दानियाल ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी खूबसूरत बारिश में तुम और तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान, जान ले लोगी क्या मेरी? शहर ने शर्माकर नजरें झुका लीं, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दानियाल ने अपने सुलगते होंठ उसके एक एक करके दोनों आंखों पर रख दिए और उसकी पलकों से पानी की बूंदें अपने होठों से चुन लीं, जो उसकी पलकों पर ठहरे हुए थे। फिर धीमे से बोला, आज की रात सिर्फ हमारी है। बारिश के संगीत में घुली उनकी धड़कनें, ठंडी बूंदों से भीगे हुए बदन और उस पल की खामोशी, सब कुछ जैसे थम सा गया था। शहर ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से उसका हाथ अपने गाल पर रख लिया। क्या ये पल हमेशा के लिए ठहर सकता है? उसने फुसफुसाकर पूछा। दानियाल ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जब तुम साथ हो तो हर पल ठहरा लगता है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ दानियाल, मुझे खुद में समेट लो। अगले ही पल शहर की मुस्कुराहट में भीगी हुई आंखें बंद हो गईं और दानियाल ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, बेहद नरम और बेहद प्यार से। बारिश की बूंदें जैसे उनके चारों ओर साज बजा रही थीं। जिस तरह आज प्यासी धरती की प्यास आसमान बुझा रहा था, वैसे ही उसके लबों का जाम पीते हुए दानियाल अपने अंदर की प्यास बुझा रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे के हर नक्श को छूता चला गया और फिर उसकी गर्दन को छूता हुआ उसे बुरी तरह मदहोश कर गया, और फिर
एक झटके से उसे बाहों में उठाकर अंदर कमरे में लाया था। बालकनी का स्लाइडिंग डोर बंद करते हुए उसने अपने गीले कपड़े उतारे थे और फिर शहर को अपने करीब करते हुए उसकी डोरियों को भी खोल दिया था और अगले ही पल वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। भीगा भीगा उसका वजूद दानियाल के जज्बातों में आग लगा चुका था और अब उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। बेड पर लेटते हुए उसने शहर को अपनी ओर खींचा था और वो उसके सीने से आ लगी थी। शर्म से चेहरा लाल हुआ पड़ा था और ये रूप दानियाल को और भी मदहोश कर रहा था। अभी अभी तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगी, तो फिर अब वक्त है मेरा साथ देने का। किस्मी, उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए शहर से कहा था और शहर ने शर्माते हुए अपने होठ दानियाल के होठों पर रख दिए थे और उन्हें बहुत ही प्यार से महसूस करने लगी थी। फिर दानियाल ने अपनी उंगली अपने गालों पर रखी और शहर ने वहाँ भी अपने होंठ रख दिए। उसके बाद दानियाल ने अपनी उंगली अपने गर्दन पर रखी थी। शहर ने दानियाल की गर्दन को भी अपने नरम होठों से छू लिया था। दानियाल धीरे धीरे अपने वजूद के हर हिस्से की ओर इशारा कर रहा था और शहर उसे अपने नरम होठों से छूते हुए मदहोश कर रही थी। लेकिन एक जगह पर आकर शहर शर्म के मारे बुरी तरह लाल हुई थी और उसके सीने पर अपना छोटा सा मुक्का मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। और दानियाल ने हंसते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया था। आज के लिए रहने दो, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। कहते हुए वो उसकी धड़कनों पर अपने होंठ रख गया था और उसे अपनी छुअन से मदहोश करने लगा। और शहर उसकी संगत में बहुत खुश थी, बल्कि उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस गंदगी भरे दलदल से निकलकर वो एक प्यार भरी और इज्जत की छाँव में आ गई थी और उस रात की बारिश उनकी मोहब्बत की पहली गवाह बन गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।